Hello learners, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 8 related to direct taxation, that is income under the head capital gains. So capital gains पे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 46A और उसके साथ साथ हमने सेक्शन नंबर 47 स्टार्ट किया था। 46A क्या था? जब बाय बैक करते हैं शेयर्स ऑफ कंपनी, शेयर्स बाय बैक कर रही है कंपनीज, इन दैट केस हम देखते हैं सेक्शन नंबर 46A। सो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। रिलायंस लिमिटेड बाय बैक इट्स 20% शेयर्स, रिलायंस लिमिटेड ने अपने 20% इक्विटी शेयर्स बाय बैक किए हैं एट द रेट ₹55 ईच। कब बाय बैक किए हैं? 1/12/2019 को। टोटल शेयर कैपिटल कंपनी का कितना है? 1 लाख रुपीज, ठीक है। और ये इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए ईच। और ये इशू कब किए गए थे? 1/4/2008 को। आपको बताना है टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा कंपनी के ऊपर और शेयर होल्डर के ऊपर। सबसे पहले हमको चेक करना है क्या रिलायंस लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है। सो आंसर इज यस, ये डोमेस्टिक कंपनी है। सो 115QA अप्लाई हो जाएगा। 115QA क्या है? ये बोल रहा है 115QA कि आपको दैट इज कंपनी जब भी बाय बैक करेगी तो कंपनी को ही उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। यहाँ पे शेयर होल्डर्स टैक्स नहीं पे करेंगे। नॉर्मल केसेस में, मतलब अगर डोमेस्टिक कंपनी नहीं होती और शेयर्स की जगह या फिर सिक्योरिटीज होते, इन दैट केस वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है अगर शेयर्स बाय बैक कर रही है कंपनी तो किसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती है? शेयर होल्डर्स के ऊपर, उनके ऊपर कैपिटल गेन आता है। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी बाय बैक कर रही है ऑफ शेयर्स, इन दैट केस लायबिलिटी किसके ऊपर आती है? डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर आती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की। सो कितना अमाउंट वो टैक्स का पे करेंगे? सो अमाउंट ऑफ बायबैक कितना है? 11 लाख रुपीस। कैसे आया? सो बोला गया है 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर्स थे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे। 1 लाख का 20% दैट इज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 55 दैट इज इक्वल टू 11 लाख, ठीक है। सो ये 11 लाख जितना भी अमाउंट आपने बायबैक किया है उस पे टैक्स चार्ज होगा। सो सबसे पहले उस पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स चार्ज करेंगे 20%। सो 11 लाख का 20% हमने कैलकुलेट किया। फिर सरचार्ज होगा एट द रेट 12%। सो 26,400 हमारे पास यहाँ पे सरचार्ज आ रहा है। सेस आएगा 4%, दैट इज 9856। टोटल टैक्स है हमारा 2,56,256 रुपीज। आई होप ये क्लियर हुआ हो। ये किसका टैक्स इम्प्लीकेशन है? ऑन कंपनी। अब शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगा? सो शेयर होल्डर्स को यहाँ पे कुछ भी टैक्स नहीं पे करना है क्योंकि कंपनी ने पहले ही पे कर रखा है। सो क्या लिखा है देखिए, एज ड्यूरिंग बायबैक कंपनी हैज पेड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कंपनी ने पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करके रखा है बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए। देयरफॉर नो टैक्सेबिलिटी अराइज ऑन द शेयर होल्डर्स। सो कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी शेयर होल्डर्स की। हेंस व्हेन बायबैक ऑफ शेयर इज बाय डोमेस्टिक कंपनी जब भी होगा इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स के लिए एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई हो। ये था हमारा बायबैक से रिलेटेड। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज हमने इसके बाद क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। ये हमने सेक्शन नंबर 47 में डिस्कस किया था। अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस या फिर इररिकवरेबल ट्रस्ट, इन दैट केस ट्रांसफर अगर रिलेटिव को किया जा रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, ना ही रिलेटिव के लिए ना ही ट्रांसफरर के लिए। जिसने ट्रांसफर किया उसके लिए भी नहीं और जिसको मिल रहा है उसको भी नहीं, अगर रिलेटिव को ट्रांसफर किया जा रहा है बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। अगर नॉन रिलेटिव को ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। किसके लिए टैक्सेबल होता है? ट्रांसफरी के लिए, अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। फर्दर अगर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये वाला ट्रांसफर क्या था? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर किया लैंड, और ये जो है मिस्टर बी वो उनके रिलेटिव हैं, ठीक है। सो इन दैट केस ना ही मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल होगा ना ही मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल होगा। अब फर्दर ट्रांसफर मतलब जब मिस्टर बी को ये लैंड मिल गया तो मिस्टर बी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सी को। सो फर्दर ट्रांसफर कौन कर रहा है? रिलेटिव वाला केस, मतलब मिस्टर बी मिस्टर सी को ट्रांसफर कर रहे हैं। इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी ली जाएगी? प्रीवियस ओनर की। यहाँ पे प्रीवियस ओनर कौन है? मिस्टर ए। करंट ओनर कौन है? मिस्टर बी,
ठीक है। आगे होने वाला फ्यूचर ओनर कौन है, मिस्टर सी। इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी ली जाएगी, प्रीवियस ओनर की, दैट इज मिस्टर ए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम लेते हैं, प्रीवियस ओनर का भी लेते हैं और करेंट ओनर का भी, मतलब मिस्टर बी ने भी जो भी इंप्रूवमेंट कराई होगी वो भी हम लेंगे और मिस्टर ए ने जो भी इंप्रूवमेंट कराई होगी वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट किससे मिलता है, तो एज पर लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो करेंट ओनर का ही इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। मतलब इसके पास जब एसेट आया और जब इसने इसको ट्रांसफर किया, दैट इज मिस्टर सी को, उतना पीरियड का ही इंडेक्सेशन मिलेगा एज पर लॉ। लेकिन अगर मंजुला जे शाह का केस देखें तो इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको स्टार्टिंग से मिलेगा। ये क्यों लिया जा रहा है मंजुला जे शाह केस में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम मिस्टर ए की ही ले रहे हैं। इन दैट केस इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको पूरा मिलना चाहिए, इसी से रिलेटेड केस था और वहां पे केस में यही आया था कि प्रीवियस ओनर का भी इंडेक्सेशन किया जाएगा। सो आप लॉ वाला फॉलो करें या मंजुला जे शाह वाला फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मंजुला जे शाह वाला फॉलो कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफाई करना है कि हमने मंजुला जे शाह केस को यहाँ पे लिया है और उसके हिसाब से हमने सारी कैलकुलेशन की है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि लॉ अगर हम फॉलो करते तो किस तरीके से कैलकुलेशन होती, ठीक है। मतलब नोट के फॉर्म पे आप उसको बता सकते हैं। और वही सेम अगर आप लॉ का फॉलो कर रहे हैं तो आपको मंजुला जे शाह केस में ऐसा होता है वो भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे पता चलेगा, मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे पता चलेगा उसके लिए बोला जा रहा है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग किसका लिया जाएगा, सो पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए क्लियर है, पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको मिस्टर ए का लेना है, ठीक है। मतलब मिस्टर ए के पास जब से आया तब से आप पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी से जब मिस्टर सी के पास गया तो ये शॉर्ट टर्म था, लेकिन मिस्टर ए से जब मिस्टर सी के पास गया तो ये लॉन्ग टर्म था। तो हम क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म मानेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ओनर और करेंट ओनर दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वही चीज लिखा है, वी नीड टू नो पीरियड ऑफ होल्डिंग। सो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग पता होना चाहिए। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट होगा, आपको करंट एज वेल एज प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड लेना है, ठीक है, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। फर्दर ट्रांसफर बाय नॉन रिलेटिव, हमने अभी रिलेटिव का केस देखा, रिलेटिव अगर फर्दर ट्रांसफर कर रहा है तो क्या होगा, अगर नॉन रिलेटिव ट्रांसफर कर रहा है तो क्या होगा। सो हमको पता है अगर रिलेटिव के पास, नॉन रिलेटिव के पास जब आया होगा, सो हम एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर ए ने मिस्टर डी जो कि नॉन रिलेटिव है, ठीक है, इनको इन्होंने ट्रांसफर किया लैंड जिसकी एफएमवी वैल्यू दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर थी 10 लाख। इन दैट केस मिस्टर डी के लिए जब ट्रांसफर होगा उसी समय ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कितना अमाउंट 10 लाख रुपीज। अब बोल रहा है कि मिस्टर डी इसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर ई को सेल करके। इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी, एफएमवी on the date when asset is first received by current owner। current owner कौन है, मिस्टर डी। मिस्टर डी के पास जब एसेट आया उस समय की फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज 10 लाख रुपीस हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हम सिर्फ करंट ओनर का लेंगे, मतलब मिस्टर डी के केस में जैसे हम नॉर्मल करते हैं ना ट्रीटमेंट, सेम वही ट्रीटमेंट करना है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी सिर्फ करंट ओनर दैट इज मिस्टर डी का लेंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट भी करंट ओनर का ही जितना होगा पीरियड उसी के हिसाब से मिलेगा। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ करंट ओनर के हिसाब से डिसाइड होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो रिलेटेड टू गिफ्ट वाला पॉइंट। अब गिफ्ट वाले से रिलेटेड हमने आपको एग्जाम्पल भी होमवर्क में दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए एग्जाम्पल्स आपको खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन सब चीज़ों पे। सो एग्जाम्पल ज़रूर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपने नहीं किया तो आप अभी वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए और खुद से ट्राई कीजिए एक बार और फिर उसके बाद हमारा आंसर से मैच कीजिए। तो मिस्टर अमित है जिन्होंने परचेस किया है हाउस, कब परचेस किया है, 1/5/1998 को 12 लाख रुपीस में उन्होंने एक हाउस परचेस किया था। उसमें उन्होंने ये सारी इंप्रूवमेंट कराई। सबसे पहले तो 3 लाख का इंप्रूवमेंट कराया, कब, 10/5/2000 को। 2001 से पहले का क्या कंसिडर किया जाएगा, आंसर इज नो, कंसिडर नहीं करेंगे। 26/2005 को 5 लाख का इंप्रूवमेंट उन्होंने कराया है, ये हम कंसिडर करेंगे। ये हाउस उन्होंने गिफ्ट किया है मिस सोनिया को, कब गिफ्ट किया है, ऑन 7/7/2014 को। उस दिन की मार्केट वैल्यू आपको 50 लाख रुपए दी हुई है। 1/12/2018 को मिस सोनिया ने इनकर किया है 8 लाख रुपए इंप्रूवमेंट में।
और उसके बाद उन्होंने ये हाउस बेच दिया 1/12/2019 को 120 लाख का। आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है एज्यूमिंग मिस सोनिया मिस्टर अमित की डॉटर है, मतलब रिलेटिव है, और मिस सोनिया नॉन रिलेटिव है। सो फर्स्ट केस हम सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले, जहां पे मिस सोनिया मिस्टर अमित की डॉटर है। इन दैट केस कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस सोनिया दैट इज रिलेटिव फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 में कैसे कैलकुलेशन होगा? सबसे पहले हम लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जब मिस सोनिया ने आगे ट्रांसफर किया, इन दैट केस उस दिन का हम क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो 120 लाख में उन्होंने ट्रांसफर किया, ये हमने ले लिया। फिर आती है बात इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम किसका लेंगे? प्रीवियस ओनर का, क्योंकि मिस सोनिया एज रिलेटिव है तो उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, इसलिए हम प्रीवियस ओनर का यहाँ पे कॉस्ट ले लेंगे। सो प्रीवियस ओनर दैट इज मिस्टर अमित का कॉस्ट कितना था? 12 लाख रुपीज, वो हमने ले लिया। इंडेक्सेशन बेनिफिट हमने यहाँ पे मंजुला जे शाह रेफर किया है, मंजुला जे शाह का केस रेफर किया है, और उसके हिसाब से हमने इंडेक्सेशन बेनिफिट भी प्रीवियस ओनर का लिया है। सो प्रीवियस ओनर का ये एसेट कब का? 1998 का, तो हम कब का लेंगे? 2001-2 का इंडेक्सेशन बेनिफिट, जो कि 100 आ गया। अब यहाँ पे बात आती है मैम 1/5/1998 का है, तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए 1/4/2001 की। सो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, इन दैट केस आपको मान लेना है कि ये जो 12 लाख है वही 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू है, और उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। सो इंडेक्सेशन भी हमको 100 मिला, ठीक है, 1/4/2001-2 के हिसाब से। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सो एज प्रीवियस ओनर वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, तो प्रीवियस ओनर का इंप्रूवमेंट का खर्चा भी यहाँ पे कवर किया जाएगा, साथ साथ करंट ओनर का भी। सो प्रीवियस ओनर ने क्या खर्च कराया था? एक तो 10/5/2000 में कराया था 3 लाख का, तो ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि 2001-2 से पहले का है। उसके बाद आता है 26/2005 को उन्होंने इंप्रूवमेंट कराया है 5 लाख का, ये हम कंसिडर करेंगे। 5 लाख का इंप्रूवमेंट 289 जिस ईयर ट्रांसफर हो रहा है उसका, डिवाइडेड बाय 117 2006, या हमने CII लिख के रखा है। नेक्स्ट उसके बाद इंप्रूवमेंट किसने कराया? मिस सोनिया ने इंप्रूवमेंट कराया है 8 लाख का। कब कराया है? 2018-19 में उन्होंने इंप्रूवमेंट कराया है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू ले रखी है 8 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 240, ये थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि हमारा कौन सा ईयर है? 2018-19। सो 2018-19 के हिसाब से 240 नहीं, यहाँ पे 280 आना चाहिए, है ना। सो इसके हिसाब से थोड़ी सी वैल्यूज भी हमारी चेंज होंगी। 5 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 107, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1235043। नेक्स्ट हमारा जो इसका वैल्यू दैट इज 8 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 280 के आपका वैल्यू आएगा 825714। अब अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो ये आपकी वैल्यू आएगी 123575043 प्लस 825714 दैट इज इक्वल टू 2060757। सो यहाँ पे ये ना लिख के हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2060757 यहाँ पे वैल्यू आने वाली है। अब अगर हम माइनस करें 120 लाख से, 120 लाख माइनस 3468,000 माइनस 2060757, तो ये आपका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 6471243 आपकी वैल्यू आने वाली है रिलेटेड टू, जब हम ये कौन सा केस देख रहे हैं? जहां पे मिस सोनिया रिलेटिव है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन समझी कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस जहां पे मिस सोनिया नॉन रिलेटिव है, ठीक है। सो कंप्यूट करेंगे हम कैपिटल गेन मिस सोनिया का, जो कि अब नॉन रिलेटिव है फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे अब देखें कैलकुलेशन, सबसे पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा 120 लाख माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को समझने से पहले हमको समझना होगा, हमको पता है नॉन रिलेटिव को जब भी ट्रांसफर होगा गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस के थ्रू, ट्रांसफरर के लिए तो टैक्सेबल नहीं होगा, फिर ट्रांसफरी के लिए टैक्सेबल होगा IFOS के अंदर, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। वही चीज हमने यहाँ पे लिख के रखी है 7/7/2014, जब कैपिटल एसेट रिसीव हुआ मिस सोनिया को, दैट इज नॉन रिलेटिव, तो ये टैक्सेबल होगा
ये मिस्टर अमित के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन मिस सोनिया के लिए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 50 लाख रुपीज। सो एज 50 लाख रुपीज हमने उनसे टैक्सेबल कर लिया है, सो ये 50 लाख रुपीज अब इनके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म था इसलिए हमने क्या किया, 50 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 240 कब का है? 2014-15 का वैल्यू, दैट इज 240। ठीक है, और उसके हिसाब से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। सिमिलर वे में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम निकालेंगे 8 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 280। देखिए यहाँ पे करेक्शन है, 280 यहाँ पे लिया, वहां पे बस थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया था, हमने 240 ले लिया था। ठीक है, और उसके हिसाब से हमारी ये वैल्यू आ रही है। और हमारे पास टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 51,53,453 आ रहा है। सो ये हो गया हमारा गिफ्ट वाला केस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारा जो है डिबेंचर्स से रिलेटेड है। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के लिए हम इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। ठीक है, इंडेक्सेशन वहां पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंडेक्सेशन करने का यहाँ पे कोई वो नहीं है, क्योंकि इनका वैल्यू जो है पीरियड ऑफ टाइम से चेंज नहीं होता है। हम इंडेक्सेशन क्यों करते हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण पीरियड ऑफ टाइम में आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, लेकिन डिबेंचर्स और बॉन्ड की वैल्यू वही रहती है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, इसीलिए इसमें इंडेक्सेशन नहीं किया जाता। सो मिस ईशा हैं जिनके पास 1010% डिबेंचर्स हैं एक्स लिमिटेड के, जो कि इन्होंने एक्वायर किए थे 7/4/2009 को 120 ईच के। एज ऑन 1/2/2020 उन्होंने अपने एसेट बेच दिए 1,45,000 के, मतलब डिबेंचर्स बेच दिए। ब्रोकरेज 0.5% पे किया है, आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है तो बहुत इजी है। हम सबसे पहले लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना है? 1,45,000। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन यहाँ पे नहीं होगा, है ना। सो 1000 डिबेंचर्स है 120 ईच के, सो 1000 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 1,20,000। सो 1,20,000 हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे, साथ साथ एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर भी है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर को पहले लिखना है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फॉर्मेट पूरा फॉलो करना है आपको। ठीक है, भले मैं कैसे भी करूँ, आपको पूरा फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करना होगा। सो यहाँ पे 0.5% आपको ब्रोकरेज पे करना है, तो 0.5% किसका लेंगे? सेल वैल्यू का, दैट इज 1,45,000 का 0.5%, दैट इज इक्वल टू 725 रुपीज। सो अगर हम इसको टोटल करें तो ये हमारे पास आएगा 1,45,000 माइनस 1,20,000 माइनस 725, दैट इज इक्वल टू 24,275। ये क्या है हमारा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन इंडेक्सेशन यहाँ पे नहीं होगा, ये बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा डिबेंचर्स वाला चीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया गिफ्ट वाला पार्ट, गिफ्ट वाला पार्ट हमने इन डिटेल पूरा देख लिया। अब हमारे नेक्स्ट दैट इज जब HUF अपने एसेट्स ट्रांसफर करती है अपने मेंबर्स को, मतलब HUF का क्या हो रहा है? HUF का हो रहा है पार्टीशन। अब पार्टीशन हो रहा है, इन दैट केस HUF के फैमिली मेंबर्स को क्या किया जा रहा है? उनके एसेट्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ठीक है, सो कैपिटल एसेट अब ट्रांसफर होंगे HUF के मेंबर्स को। सो जब ये ट्रांसफर हो रहा है, इन दैट केस हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सो यहाँ पे समझिएगा, HUF अपना जो है एसेट वो ट्रांसफर कर रही है अपने मेंबर्स को। सो ये एक फैमिली के जैसे देखा जा सकता है, ये पूरी फैमिली है, फैमिली का एसेट फैमिली के मेंबर्स को ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हमने अभी वाला केस देखा था, दैट इज रिलेटिव वाला केस, है ना। गिफ्ट वाले में रिलेटिव वाला केस देखा था, सिमिलर वे में यहाँ पे पार्टीशन हो रहा है और ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पे जो आपका ट्रीटमेंट है सेम ट्रीटमेंट होगा एज दैट ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट किसको मिल रहा है? गिफ्ट जब रिलेटिव को मिल रहा है तब जो ट्रीटमेंट होता है सेम वही ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। सो सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? सेल कंसिडरेशन, अब देखिए पहली बात तो जब HUF से मेंबर्स के बीच में ट्रांसफर होगा तो इसके लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा और इनके लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब मेंबर्स के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ये मेंबर फर्दर ट्रांसफर करता है तब तो टैक्सेबिलिटी आएगी। सेल कंसिडरेशन क्या होगा? जितने अमाउंट में उसने सेल किया है वो वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेंगे प्रीवियस ओनर का, दैट इज HUF का हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए अगर लॉ के हिसाब से देखें तो कितना मिलना चाहिए, लॉ के हिसाब से करंट ओनर के पीरियड ऑफ होल्डिंग, करंट ओनर के होल्डिंग के हिसाब से इंडेक्सेशन मिलना चाहिए। और अगर हम मंजुला जे शाह का केस देखें तो प्रीवियस ओनर के हिसाब से इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, नॉर्मली जैसे इम्प्रूवमेंट जब जब कराया हो तब तब का इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नेचर ऑफ एसेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसके हिसाब से डिसाइड होगा, प्रीवियस ओनर के होल्डिंग पीरियड और इसके साथ साथ करंट ओनर के होल्डिंग पीरियड का टोटल जो होगा वो हमारा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड होगा उसके हिसाब से। ठीक है, सो ये जो केस है मतलब हाउस HUF दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ट्रीटमेंट सेम उसी तरीके से होगा जैसा हमने गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस के केस में देखा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। तो अगर HUF से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम ट्रीटमेंट करना है जैसा हमने अभी गिफ्ट के लिए किया है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट हमारा है इसके बाद एक्स लिमिटेड ने ट्रांसफर किया है वाई लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड कौन है, होल्डिंग कंपनी है। वाई लिमिटेड कौन है, सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, 100% होल्डिंग 100% सब्सिडरी होनी चाहिए। मतलब इस होल्डिंग की ये सब्सिडरी 100% सब्सिडरी होनी चाहिए। अब 100% क्या होता है, मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीदे होने चाहिए। मतलब पूरे के पूरे शेयर होल्डर कौन होना चाहिए, होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए सब्सिडरी कंपनी की, तब यहाँ पे कहलाएगा 100% सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब समझ लीजिए होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है या फिर सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर किया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो भी कंपनी रिसीव कर रही है ना एसेट वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तब ये वाली टैक्सेबिलिटी आएगी। मतलब उस समय हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। मतलब एक्स लिमिटेड के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा, वाई लिमिटेड के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, दोनों के लिए हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं मानेंगे और दोनों के लिए टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। सो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ होल्डिंग कंपनी टू 100% सब्सिडरी कंपनी प्रोवाइडेड द सब्सिडरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। यहाँ पे सब्सिडरी को इंडियन कंपनी क्यों मिला है, क्योंकि सब्सिडरी रिसीव कर रही है एसेट। ठीक है, अगर होल्डिंग कंपनी रिसीव करती हो रही तो उस केस में होल्डिंग कंपनी को इंडियन कंपनी होना जरूरी है। ठीक है, सो जो भी कंपनी रिसीव कर रही है वो हमारी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी, वाई लिमिटेड है सब्सिडरी कंपनी। अगर होल्डिंग कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है टू सब्सिडरी, इन दैट केस ये 100% सब्सिडरी होनी चाहिए और साथ साथ इंडियन भी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, वाई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी 100% सब्सिडरी कंपनी। अगर वाई लिमिटेड कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है टू एक्स लिमिटेड तो एक्स लिमिटेड क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये था हमारा सिनारियो रिलेटेड टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। सो ये तो हमने समझ लिया कि अगर होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी या सब्सिडरी से होल्डिंग में ट्रांसफर हो रहा है तो इन दैट केस दोनों के लिए टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। लेकिन इसके कुछ हमारे पास लिमिट्स हैं। क्या लिमिट्स है समझिएगा। सो ये जो हमको एग्जेम्पशन मिल रहा है, ये एग्जेम्पशन विड्रॉ भी किया जा सकता है। विड्रॉ कब किया जा सकता है उसको समझिएगा। व्हेन एग्जेम्पशन विल बी विड्रॉन, कब विड्रॉ किया जाएगा, अगर कैपिटल एसेट कन्वर्ट किया गया है बाय ट्रांसफरी कंपनी इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ट्रांसफरी मतलब जिसको एसेट रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब जिसको एसेट रिसीव हुआ उसने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, स्टॉक इन ट्रेड में। कैपिटल एसेट नहीं रखा, उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा, 100% रिलेशनशिप बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी सीजेस टू एग्जिस्ट। मतलब जो रिलेशनशिप था 100% वाला वो अब नहीं है। ठीक है, इन दैट केस एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब ये दोनों चीज कब देखी जाएगी, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स। बिफोर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स अगर आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया या फिर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप जो 100% था वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दैट केस वहां पे आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब एग्जेम्पशन विड्रॉ हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया। अब दो चीजें हमने देखी, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ 8 ईयर्स, 8 ईयर खत्म होने से पहले अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है,
सिमिलर वे में अगर आप सेसेशन ऑफ 100% रिलेशनशिप अगर सेसेस हो जाती है, मतलब सीज हो जाती है 8 ईयर्स से पहले, इन दैट केस भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज एग्जेम्पशन हट जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट केस देख रहे हैं जहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। सो जो भी अर्लियर एग्जेम्पशन आपको मिला था वो रिवोक कर लिया जाएगा और आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। किसके लिए? ट्रांसफरर कंपनी ने, जिसने भी ट्रांसफर किया है एसेट उसके लिए। ठीक है, ट्रांसफरी मतलब जिसको भी एसेट रिसीव हुआ है उसके लिए क्या होगा समझिएगा, उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सो जब भी हम कन्वर्जन करते हैं कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में तो कैपिटल गेन आता है, सो उसके लिए वाला ट्रीटमेंट होगा और इसके लिए यहाँ पे एग्जेम्पशन हटा दिया जाएगा। ठीक है, एग्जेम्पशन हटा दिया जाएगा और उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो ट्रांसफर हो रहा था, पहले तो आपका एग्जेम्पशन हट रहा था, दूसरा यहाँ पे ट्रांसफर भी हो रहा था। ट्रांसफर क्या हो रहा था? कैपिटल सेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रहा था। सो एग्जेम्पशन हटाया हमने ट्रांसफरर के लिए, ट्रांसफर जो हो रहा है वो हमने कैपिटल गेन उस पे लगाया, इसके लिए ट्रांसफरी के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं सेसेशन ऑफ 100% रिलेशनशिप। 8 साल से पहले 100% रिलेशनशिप खत्म हो गई, इन दैट केस ट्रांसफरर के लिए सेम ट्रीटमेंट रहेगा, दैट इज टैक्सेबल हो जाएगा। क्या यहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन अराइज हो रहा है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ना ही आगे इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, ना ही एसेट आगे ट्रांसफर हो रहा है। इन दैट केस यहाँ पे नो ट्रीटमेंट। आई होप ये क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा? सो अगर विड्रॉ कर लिया गया, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ट्रांसफरर कंपनी का था वो ही हम ट्रांसफरी कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे। ठीक है, सो एक बार इन डिटेल हम इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, 8 साल वाला टाइम पीरियड है यहाँ पे, 8 साल के अंदर ही यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करना है। मतलब 8 साल से पहले अगर विड्रॉ हो जा रहा है, मतलब आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं या फिर रिलेशनशिप ब्रोक हो जा रही है, इन दैट केस यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, सो एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। सो अब हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 रिलेटेड टू, हमने अभी क्या समझा, सब्सिडरी और होल्डिंग रिलेशनशिप का अगर विड्रॉल हो रहा है तो। सो एच लिमिटेड है जिसने एक्वायर किए थे 100% होल्डिंग इंटरेस्ट, कितना, 50,000 शेयर्स के इन एस प्राइवेट लिमिटेड फॉर 10 लाख रुपीज में उन्होंने खरीदा था 10/12/2002 को। 7/3/2014 को एच लिमिटेड ट्रांसफर कर रहा है अपना लैंड, जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जब एच लिमिटेड ने उसको खरीदा था तो 2 लाख रुपए में खरीदा था। कब खरीदा था? 5/5/2004 को एस प्राइवेट लिमिटेड को वो ट्रांसफर कर रहा है, जो कि इंडियन कंपनी है। 9 लाख रुपीज में ये ट्रांसफर हो रहा है। 31 मार्च 2020 को एच लिमिटेड ने ट्रांसफर कर दिए 1000 शेयर्स एस प्राइवेट लिमिटेड के। क्या बोला गया था? 100% होल्डिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसने 1000 शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो ये होल्डिंग इंटरेस्ट सीज हो गया। अब आपको देखना है टाइम पीरियड कि होल्डिंग इंटरेस्ट जब एसेट ट्रांसफर हुआ उसके बाद कितने पीरियड ऑफ टाइम में सीज हुआ है। ठीक है, सो ट्रांसफर कब हुआ है? 7/3/2014 को ट्रांसफर हुआ है। और होल्डिंग पीरियड सीज कब हुआ है? होल्डिंग इंटरेस्ट सीज कब हुआ है? 31 मार्च 2020 को सीज हुआ है। सो यहाँ पे देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली हमारे 6 ईयर्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या बोला था कि 8 साल से पहले अगर होल्डिंग इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, दैट इज 100% होल्ड सब्सिडरी कंपनी नहीं रहती है, इन दैट केस आपका एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा। अब एग्जेम्पशन विड्रॉ हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा समझिएगा। हम कंप्यूट करेंगे कैपिटल गेन किसके हाथ पे? इन द हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, दैट इज एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के हाथ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन में होगा क्या उसको समझिएगा। सो एज होल्डिंग कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया है, होल्डिंग कंपनी का जो हमारा इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया है 6 ईयर्स के अंदर। 8 साल तक होता तो हम ये विड्रॉ नहीं करते, लेकिन अब विड्रॉ होगा। सो ये टैक्सेबल कब होगा? फॉर असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर में आपने एसेट ट्रांसफर किया था। एसेट कब ट्रांसफर हुआ है? 2013-14 में, तो असेसमेंट ईयर आएगा 2014-15 में, मतलब पीछे जाके आपको उसको विड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पे अब क्या करेंगे? आप लेंगे सेल कंसिडरेशन, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, ये हमारे पास कितना है? हमने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को कितने पे दिया था? 9 लाख रुपीज पे, तो वो हमारा बन जाएगा सेल कंसिडरेशन। फिर आती है बात कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर अगर हम देखें तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर निल है यहाँ पे।
ठीक है। फिर आती है बात कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, तो यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, क्योंकि पीरियड अगर हम देखें कितने पीरियड के लिए था, होल्डिंग कंपनी ने उसको 2002 में खरीदा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लॉन्गर होल्डिंग पीरियड है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा देखिए 2 लाख का उसने खरीदा था, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो है 2014-15 में उसने ट्रांसफर किया, तो 2014-15 का अगर हम देखें तो 220 हमारे पास आ रहा है, डिवाइडेड बाय, अब उसने एक्वायर कब किया था, उसने एक्वायर किया था 2004-5 में, 2004-5 में एक्वायर किया था, तो उसका हम नीचे लिखेंगे 130। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 2 लाख इंटू 220 डिवाइडेड बाय 113, दैट इज इक्वल टू 3,89,381। ये आ गया हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या इंप्रूवमेंट कराई गई थी, तो आंसर इज नो, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो इंप्रूवमेंट निल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आएगा, दैट इज 5,10,619 रुपीज, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे पहले वाला केस, जहां पे क्या हो रहा है, एच लिमिटेड जो है, जो ट्रांसफर किया था हमने, उसको एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। कैसे अराइज हो रहा है देखिए, एक और ट्रांसफर हो रहा है। कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 को एच लिमिटेड ने ट्रांसफर कर दिए 1000 शेयर्स एस प्राइवेट लिमिटेड के 1 लाख रुपए में। सो ये वाला ट्रांसफर भी है, सबसे पहले हमने विड्रॉ किया, अब जो ट्रांसफर हुआ है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सो मैं यहाँ कंटिन्यूएशन कर रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 12 हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा देखिए, सेल कंसिडरेशन कितना है, सेल कंसिडरेशन है यहाँ पे 1 लाख रुपीज। क्या कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है, आंसर इज नो, कोई भी एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं है। फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। क्यों इंडेक्स कर रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने ये शेयर्स बहुत पहले खरीद के रखे थे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसके शेयर्स, एस प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स। कब खरीदे थे, सो 2002 में खरीद के रख लिए थे। इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्सेशन होगा, ठीक है। अब वो शेयर्स उन्होंने कितने खरीदे थे, तो 1000 शेयर्स वो बेच रहे हैं, तो ध्यान दीजिए 50,000 शेयर्स उन्होंने खरीदे थे, कितने रुपए में, 10 लाख रुपए में, ठीक है। सो 50,000 शेयर्स 10 लाख रुपए में खरीदे थे। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 1000 शेयर्स की, तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो आपको मिल जाएगी 1000 शेयर्स की कितनी वैल्यू होगी। सो अगर हम करें यहाँ पे, सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, और इसके बाद हमारी वैल्यू आती है, हम ट्रांसफर कब कर रहे हैं, 2019-20 में उसका इंडेक्सेशन, डिवाइडेड बाय हमने खरीदा कब था, हमने 2002-3 में खरीदा था, दैट इज 105 मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 105, दैट इज इक्वल टू, आपकी वैल्यू आएगी 55,048 रुपीज, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब अगर आप कैलकुलेट करें, सो 1 लाख माइनस 55,048, दैट इज इक्वल टू 44,952। सो ये हो गई हमारी वैल्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किसके हाथ पे, एच लिमिटेड के हाथ में, और वाला भी एच लिमिटेड के हाथ में आया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर हो रहा है, उसका कैलकुलेशन किया है हमने, और वहां पे हमने एग्जेम्पशन विड्रॉ किया है, उसका कैलकुलेशन किया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। सिमिलर वे में हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13 रिलेटेड टू हमारा अमलगमेशन, सॉरी सब्सिडरी एंड होल्डिंग वाला केस, ठीक है। सो देखिए, एस लिमिटेड है, ट्रांसफर कर रहा है अपना मशीनरी का रिटन डाउन वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख रुपए, 100% होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है। एस लिमिटेड 100% होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है। एच लिमिटेड जो है इंडियन कंपनी है एज ऑन 15/5/2019। सो होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है, एच लिमिटेड, ठीक है। सो कितने रुपए के लिए ट्रांसफर हो रहा है, 2,40,000 के लिए ट्रांसफर हो रहा है। 31/7/2019 को एच लिमिटेड ने उसको कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड। पहले हमने कौन सा केस देखा, सीज हो गया 100% होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। अब हम देख रहे हैं कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम एसेट, कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड। मार्केट वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 लाख रुपए जब कन्वर्जन हो रहा है, एंड उसको बेच दिया गया 3,20,000 में। एच लिमिटेड हैज नो सच ब्लॉक ऑफ मशीनरी, शो टैक्स ट्रीटमेंट। सो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा एग्जेम्पशन विड्रॉ, ठीक है। एग्जेम्पशन सबसे पहले हम विड्रॉ करेंगे। सो अगर देखा जाए एग्जेम्पशन विड्रॉ के लिए क्या किया जाएगा, किसके लिए टैक्सेबल होगा, एस लिमिटेड के लिए टैक्सेबल होगा।
कब उसने एसेट ट्रांसफर किया था? एसेट ट्रांसफर किया था एज ऑन 15/5/2019, 15/5/2019 को ट्रांसफर किया था, दैट इज 2019-20 में, ठीक है। सो असेसमेंट ईयर 2020-21 में उसने ट्रांसफर किया था। सो अगर हम कैलकुलेट करें सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? 2,40,000 हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो हमारे जो एस लिमिटेड है उसको कितना कॉस्ट पड़ा था? 2 लाख रुपए पड़े थे, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है, मतलब आपको इंडेक्सेशन नहीं करना है, ठीक है। अब इसको क्यों नहीं करना है वो हम आगे समझेंगे, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं करना है। सो 2 लाख हम यहाँ से डिडक्ट करें तो 40,000 रुपए आ रहा है, और 40,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप ये क्लियर हुआ हो। ये हो गया एस लिमिटेड का ट्रीटमेंट किसके लिए? विड्रॉल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात, अब क्या किया है एच लिमिटेड ने? उसको कन्वर्ट कर लिया है स्टॉक इन ट्रेड में। सो एच लिमिटेड का कन्वर्जन के लिए हम क्या होगा? कैपिटल गेन अराइज होगा। कब कन्वर्जन किया है? तो देखें 31/7/2019 को कर दिया, मतलब उसी पर्टिकुलर ईयर में कर दिया, 2 महीने बाद ही। सो 8 साल तो हुए ही नहीं, 2 महीने बाद ही कन्वर्जन हो गया। सो क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होती है? फेयर मार्केट वैल्यू, दैट इज 3 लाख रुपीज। सो फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन गया। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम क्या डिडक्ट करेंगे? सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम लेंगे जितने में उसने एक्वायर किया था। सो एक्वायरिंग वैल्यू क्या है? एक्वायरिंग वैल्यू यहाँ पे है 2,40,000, क्योंकि 2,40,000 अब उसके लिए टैक्सेबल हो गया, ठीक है। सो 60,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ एच लिमिटेड, क्योंकि उसने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कैपिटल एसेट कैलकुलेशन। अब आता है पीजीबीपी कैलकुलेशन। पीजीबीपी कैसे आया? तो देखिए इसके बाद वो उसको बेच भी रहा है 17/8/2019 में, मतलब असेसमेंट ईयर 2020-21 में ही वो उसको बेच भी रहा है। कितने में बेच रहा है? 3,20,000 में बेच रहा है। उसके पास कितनी कॉस्ट पड़ गई थी? 3 लाख उसको कॉस्ट पड़ गई थी, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सो बचा हुआ 20,000 उसके लिए क्या हो जाएगा? पीजीबीपी की इनकम। आई होप क्लियर हुआ। हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले विड्रॉल किया। विड्रॉल कितना हुआ? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था 2,40,000 में, एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को ट्रांसफर किया था। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात आई तो हमको रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है, रिटर्न डाउन वैल्यू 2 लाख रुपए, और एज रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है तो आपको इंडेक्सेशन नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो 2 लाख रुपीज हमने डिडक्ट किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, क्योंकि पीरियड हमारा जो है वो 1 साल के अंदर का ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एच लिमिटेड के लिए। जब एच लिमिटेड ने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, सो 2 महीने के अंदर ही उसने कन्वर्ट कर लिया, इसलिए हमारा यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने में उस दिन की पर्टिकुलर फेयर मार्केट वैल्यू हम लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? जितने में एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को दिया था। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है कि 2,40,000 में दिया था, सो 2,40,000 हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। फिर आती है बात पीजीबीपी की। सो 3,20,000 में उसने उसको बेच दिया, तो खरीदा कितने पे था? 3 लाख में लिया था फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, है ना। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारा यहाँ पे इसका कॉस्ट बन जाएगा, और 3,20,000 माइनस 3 लाख करेंगे तो 20,000 रुपए हमारे लिए यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। देखा जाए तो ये पूरा कंसेप्ट बन जा रहा है, इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसका कॉस्ट, है ना। सो इसको ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें इसमें कवर की गई है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। मैं बोलूंगी आपको, मैं इसमें रिलेटेड कोई और होमवर्क नहीं दे रही हूँ, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 और 13 को ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दोनों क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर विड्रॉल हो रहा है एग्जेम्पशन का, कौन सा एग्जेम्पशन? जो सब्सिडरी और होल्डिंग का एग्जेम्पशन दिया गया था उसका, तब क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे रिलेटेड पॉइंट्स हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।